ओके, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और फिजिक्स रिवीजन बैच का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम रोटेशनल डायनामिक्स इस चैप्टर के तीन बड़े बड़े और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को कवर करने वाले हैं। ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में इसके पहले नंबर ऑफ टाइम्स पूछे गए हैं। अच्छे से इसको समझेंगे। उसके पहले जो भी लोग नए जुड़े हैं चैनल को, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे आपको इस हर एक सेशन की पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगी। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर सेशन के बाद में आपको ये नोट्स मिलती रहे। आज की इस क्लास में मैं तीन मेन क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ, जिसमें का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, और ये सारे के सारे क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स के लिए, मतलब 3, 4, 5 मार्क्स के लिए भी कंबाइन क्वेश्चंस में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आज जो मैं कवर करने वाला हूँ वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। रोटेशनल मोशन का जो पार्ट है रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर, उसमें हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये दो थ्योरम पढ़े थे। इसमें का हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। गॉट इट? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, देन कोनिकल पेंडुलम एंड बैंकिंग ऑफ रोड। याद है आपको एंगल ऑफ बैंकिंग के लिए एक्सप्रेशन, या फिर एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ द व्हीकल विच इज मूविंग अलोंग द बैंक और रोड। ये तीन चीजें हम मेनली यहाँ पे कवर करेंगे। कोनिकल पेंडुलम एंड बैंकिंग ऑफ रोड, ये तो एप्लीकेशन है यूनिफॉर्म या सर्कुलर मोशन के, एंड ये जो थ्योरम है इसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप लोगों को ऑलरेडी पता है एक्चुअली, लेकिन मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज यम के स्क्वायर। या आप किसी पार्टिकल के लिए, मान लो कोई पार्टिकल है जिस पार्टिकल का मास है यम, और वो पार्टिकल अगर किसी एक्सिस के अबाउट ऐसे रिवॉल्व होता है और उसका डिस्टेंस उस एक्सिस से आर है, तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा यम आर स्क्वायर। मतलब मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन रोटेट करने वाली जब कोई पार्टिकल नहीं, जब कोई बॉडी हो, तो बॉडी के अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, और सभी पार्टिकल का इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा उस पूरे बॉडी के लिए। दैट इज आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ यम आई आर आई स्क्वायर। जनरल फॉर्मूला आता है, मतलब किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा, उतना उस एक्सिस के अबाउट उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। डायरेक्टली बताना ये है कि अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कुछ अलग होगी। और मैं अगर एक्सिस बदल दूं, मान लो मैं इस बॉडी को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हूं, कोई दूसरा एक्सिस लेता हूं, दिस वाज ये एक्सिस लेता हूं। ठीक है, बॉडी अगर मान लो, ये मान लो कोई रिजिड बॉडी है। ठीक है, ऐसे एक प्लेट समझ लीजिए इसको। अगर इसको सेंट्रल एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा, क्योंकि इस एक्सिस से पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, और इसके अबाउट लेंगे तो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा। दैट इज, लेट से इसको हम आई ओ कहेंगे। मतलब अलग अलग एक्सिस के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है कि अगर आपको किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है उसके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, तो आप उसी एक्सिस से पैरेलल किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, एंड दैट रिलेशन इज गिवन बाय आई ओ इज इक्वल्स टू आई सी प्लस यम एच स्क्वायर। दिस इज द स्टेटमेंट फॉर द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसमें क्या होता है, IO इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू एनी पॉइंट अदर देन द सेंटर ऑफ मास। IC इज व्हाट, ये वो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो एक्सिस बॉडी के सेंटर ऑफ मास में से पास हो रहा है, एंड यम बॉडी का मास है, और H इन दो एक्सिस के बीच में का डिस्टेंस। H इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट टू एक्सिस। समझ रहे हो, ये है मतलब इस एक्सिस के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IO, वो क्या होगा IC प्लस मास इंटू एच स्क्वायर का प्रोडक्ट। ये हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट में क्या कहा गया, और मैं बाद में एक्सप्लेन भी करूंगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट नहीं निकाल सकते, इसलिए हमको एक बॉडी का छोटा सा पार्टिकल कंसीडर करना पड़ेगा। हम उस पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, देन उसको इंटीग्रेट करके अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर उनको कंबाइन करके सॉल्व करेंगे और हमको इस थ्योरम का प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जब भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सबसे पहले, ठीक है, ये मैं पहले स्टेटमेंट इसका यहाँ पे दिख रहा है, मैं पढ़ लेता हूँ, हम प्रूफ देख लेंगे, और प्रूफ के बाद में फिर से एक बार स्टेटमेंट को देखेंगे कि स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। मैं स्टेटमेंट डायरेक्टली पढ़ लेता हूँ। कह रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस इज इक्वल्स टू द, अबाउट गिवन एक्सिस मतलब कोई भी एक्सिस जो किसी पॉइंट में से जा रहा है, जैसे दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, मतलब मान लो कोई एक बॉडी है आपके पास में, दिस इज द बॉडी। ठीक है, ऐसी प्लेनर बॉडी है, मैं अभी एग्जांपल के लिए ये बॉडी ले लेता हूँ, शायद आपके मेरे पीछे नहीं दिख रहा होगा आपको। ये पॉइंट है कोई बॉडी के ऊपर का O, और इसमें से पास होने वाला एक्सिस है ये। ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट अगर बॉडी घूमेगी तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IO।
तो ये कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ, यानी कि एडिशन इज इक्वल्स टू द सम ऑफ किसकी इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। अब मुझे बताइए पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो यार ये होगा सेंटर ऑफ मास, तो ये होगा ये एक्सिस इसको पैरेलल है और बॉडी के कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास में से। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं, इज इक्वल्स टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। मतलब यहां पे आएगा आई वो, क्या आएगा यहाँ पे? आई वो, ओके। एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ इज डिस्टेंस फ्रॉम द पैरेलल एक्सिस। प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, किसका मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, इनके बीच में का डिस्टेंस कितना लेंगे? h। तो IO इज इक्वल टू होता है IC चाहिए ये IC प्लस mh स्क्वायर। ठीक है, स्टेटमेंट एक बार फिर से, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। देखिए एक बार, ये सम हो गई इस प्रोडक्ट की और इस IC की। ठीक है, IO क्या है? IO इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O। IC क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये उसका सेंटर ऑफ मास है बॉडी का, द पॉइंट एट विच होल बॉडी मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। M इज द मास ऑफ बॉडी एंड H इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट पे लगे तो एक बार फिर से आएंगे, पहले प्रूफ देख लेते हैं। अभी सबसे पहले प्रूफ के लिए हमको एक बॉडी कंसीडर करनी पड़ेगी, एक प्लेनर लैमिना भी आप कंसीडर कर सकते हो। डायग्राम में आपको शायद नहीं समझ में आ रहा है, ये ऐसे चिप्स की तरह बॉडी है, ये ऐसे। ठीक है, ये ऐसे बॉडी है, ओके। और ये बॉडी क्या हो रही है? रोटेट हो रही है एक गिवन एक्सिस के अबाउट। सो कंसीडर रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू पॉइंट O। पॉइंट O दिख रहा है आपको? ये है पॉइंट O, दिस इज पॉइंट O, दिस इज सेंटर ऑफ मास C, और इसको हम कुछ नाम देंगे, लेट से ये D है। ठीक है, तो जो एक्सिस पॉइंट O में से जा रहा है उसके अबाउट ये बॉडी घूम रही है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IO, राइट। एंड दैट एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर। उस फिगर के प्लेन को परपेंडिकुलर है ये, समझ रहे हो? ऐसी अगर फिगर है, ठीक है, ऐसी अगर फिगर है तो ये एक्सिस इसके प्लेन को परपेंडिकुलर है, इस प्लेन को परपेंडिकुलर है। ठीक है, लेट्स सी विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ये हमने सेंटर ऑफ मास पहले बताया हमने, एक बॉडी जो एक गिवन एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है और वो एक्सिस बॉडी के प्लेन को परपेंडिकुलर है। सी उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। डायग्राम पहले बनानी पड़ेगी। नाउ हम डायरेक्टली बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट नहीं निकाल सकते, इसलिए हम बॉडी के अंदर का एक कोई पार्टिकल कंसीडर करेंगे, जैसे ये पार्टिकल, और एक बहुत छोटा पार्टिकल है जिसका मास लेंगे dm। इसका मास कितना लेंगे? dm। अब इस पार्टिकल का इस सेंट्रल एक्सिस से भी कुछ डिस्टेंस होगा और कोई दूसरा एक्सिस होगा, उस एक्सिस से भी कोई डिस्टेंस होगा इसका, राइट। तो बिल्कुल वही यहां पे किया है। ये जो लाइंस मैंने खींची वो बॉडी के प्लेन में है, समझ रहे हो? मैं डायग्राम बना लूं थोड़ी सी, ठीक है, मैं बना लेता हूं अच्छे से एक बार, ताकि आप लोगों को वो क्लियरली विजुअल हो। ठीक है, ये बॉडी है, ये मान लो वो पॉइंट, ये C पॉइंट, तो इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस ये है H। ये हमारा ये एक्सिस, दोनों के दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर, और ये यहाँ पे पार्टिकल कंसीडर किया, तो ये डिस्टेंस भी कुछ होगा और ये डिस्टेंस भी कुछ होगा, और ये दोनों के दोनों उस बॉडी के प्लेन में है, गॉट इट? यस, ओके। सो कंसीडर स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास dm, ये है, ये कंसीडर किया हम लोगों ने एट पॉइंट P, और इस पॉइंट का नाम दिया P। जॉइंट OP एंड, ये देखो, जॉइंट OP एंड CP, ये जॉइंट OP एंड PC या CP कह सकते हो, जॉइंट OP एंड CP, ये दोनों ज्वाइन कर लिया हम लोगों ने। कंसीडर पार्टिकल ऑफ मास dm जॉइन OP एंड CP, ठीक है, ये पॉइंट P है, ओके। एंड ड्रॉ PD परपेंडिकुलर टू OD प्रोड्यूस एसिड फिगर। तो हम ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, एक परपेंडिकुलर डालते हैं और इस एक्सटेंडेड OD पे, सिंपल एक एलिमेंट कंसीडर किया, इसका मास dm है, ठीक है, और उसका इस एक्सिस से कुछ डिस्टेंस होगा, वो होगा OP, इस एक्सिस से कुछ डिस्टेंस होगा, वो होगा CP, और यहां से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया उस लाइन पे जो लाइन इन दोनों को जोड़ रही थी, ऐसे एक्सटेंड कर दिया उसको, एक्सटेंडेड OD पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। अब मेरे पास ये जो पार्टिकल है इसका मास भी है और इसका डिस्टेंस भी है दोनों एक्सिस के अबाउट। तो जब मेरे पास मास होता है, डिस्टेंस होता है, तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूं, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। सो इस पार्टिकल का पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट एक एक्सिस के अबाउट लेते हैं, तो हम पहले सेंट्रल एक्सिस के अबाउट लेते हैं इसका, ठीक है। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट dm अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू C इज, क्या होगा वो?
मैं पार्टिकल का ले रहा हूँ, उस छोटे से एलिमेंट का ले रहा हूँ, तो एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू मास, या मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बताइए डिस्टेंस कितना है, सीपी, तो ये सीपी स्क्वायर इनटू डीएम। एक बार फिर से, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस छोटे से एलिमेंट जिसका मास डीएम है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दिस एक्सिस, क्योंकि वो पार्टिकल इसके अबाउट घूम रहा है ना, घूमेगा तो हम निकालेंगे। तो हमने पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, लेकिन मुझे उस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट सिर्फ पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं चाहिए, मुझे तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, है ना। तो पूरे बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए सभी पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ना पड़ेगा, और इसका एक तरीका हमारे पास है इंटीग्रेट करना। तो हम इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमको बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा उस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में वही किया है। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू 3, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, तो कौन से एक्सिस, कौन से पॉइंट में से पास हो रहा है, सी में से, मतलब इस एक्सिस के अबाउट हमने पार्टिकल का तो निकाल लिया, बट पूरे बॉडी का निकालेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सीपी स्क्वायर डीएम। अरे सीपी स्क्वायर डीएम ये पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लेकिन जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको बॉडी का मिल जाएगा, और बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस आईसी होता है, तो इसलिए आईसी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सीपी स्क्वायर डीएम। गॉट इट। अब ये हुआ एक हमारे पास एक स्टेप। नेक्स्ट, अब मैं क्या करता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं एलिमेंट का जिसका मास डीएम है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओ। मैंने इस एक्सिस के अबाउट तो निकाल लिया, अब मुझे इस एक्सिस के अबाउट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए जिसका मास डीएम है। तो क्या आएगा, डिस्टेंस दैट इज ओपी, उसका स्क्वायर ओपी स्क्वायर डीएम। तो देखिए वही हुआ है। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट डीएम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओ, ओपी स्क्वायर डीएम, ये पार्टिकल का है, बट बॉडी का चाहिए तो मुझे उस पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मुझे बॉडी का मिल जाएगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओ इज आईओ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ओपी स्क्वायर डीएम। सिंपली उसको इंटीग्रेट कर दिया, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ थोड़ी सी डायग्राम की ज्योमेट्री मुझे यूज करनी है अब आगे सॉल्व करने के लिए, प्रूव करने के लिए। अब ज्योमेट्री क्या यूज करनी है, तो इन ट्रायंगल ओपीडी, प्रीवियस स्लाइड पे जाना पड़ेगा, ट्रायंगल ओपीडी, इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो ये हाइपोटेनियस है, ये हमारा बेस है, और ये हमारी क्या है, हाइट मानेंगे हम इसको। हाइट मतलब है वो प्लेन में, बॉडी के प्लेन में ही है, बट प्लेन में जब आप ऊपर से देख रहे हो तो ट्रायंगल तो दिखेगा ही ना आपको, तो उसी तरीके से, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, मतलब ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर, ऐसा होगा। सो इन ट्रायंगल ओपीटी बाय पाइथागोरस थ्योरम ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे डायग्राम निकाल देता हूँ वो, ठीक है, शॉर्ट में। तो ऐसी वो डायग्राम है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं आप, ये लाइन ऐसी है, यह है आपका O, यह है आपका P, यह है C और यह है D। आप जब टॉप व्यू देखेंगे ना ऐसा दिखेगा आपको। गॉट इट। अब मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो क्या होगा, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, ये D है, देखिए OD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। बट वी नो दैट ये जो OD है ये तो OC प्लस CD है, OC प्लस CD है, तो बस OD को मैंने OC प्लस CD का स्क्वायर लिख दिया, प्लस PD स्क्वायर तो ऑलरेडी है। अब इसको हमने a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर से इवेल्युएट किया, तो ये क्या होगा, OC स्क्वायर प्लस ट्वाइस OC CD प्लस CD स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे a और b ये है, प्लस ऑलरेडी PD स्क्वायर था उसको मैंने कंटिन्यू कर लिया। अरे समझ रहे हो, यस। अगले स्टेप में बट CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर इज CP स्क्वायर, क्या क्या, ये CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर ये CP स्क्वायर हो जाएगा ना, ये प्रीवियस स्लाइड में देखिए। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं और इसका स्क्वायर करूं और इन दोनों की सम करूं तो मुझे ये CP स्क्वायर मिल जाएगा ना, एग्जैक्टली वही हुआ है। मैंने यहाँ पे CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर को क्या लिख दिया, CP स्क्वायर, तो ये दो टर्म की जगह पर ये एक ही टर्म आएगी अभी। तो ऑलरेडी जो है वो लिखा OC स्क्वायर ट्वाइस OC CD प्लस CP स्क्वायर, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को हम कंबाइन करते हैं, ये 1 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है, दोनों के जरिए। यहाँ पे देखिए OP स्क्वायर आईओ क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ OP स्क्वायर डीएम, और ये जो तुमने वैल्यू निकाली है किसकी है, OP स्क्वायर की। तो यहाँ पे ये जो OP स्क्वायर दिख रहा है इसमें ये पूरी वैल्यू डाल दो, तो आपके पास इक्वेशन आएगा आईओ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ OC स्क्वायर प्लस ट्वाइस OC CD प्लस CP स्क्वायर इनटू डीएम। अरे भाई सिर्फ OP की वैल्यू है, ये इतनी OP की वैल्यू निकाली आपने इक्वेशन नंबर 1 से, गेटिंग और नॉट। अब ये इंटीग्रेशन हम तोड़ देंगे, इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन सेपरेट करने से हमको पता है कि OC तो H के बराबर होता है, ये देखिए यहाँ पे ये जो OC है, OC व्हाट इज OC, ये O से लेकर C तक ये दो पैरेलल एक्सिस के बीच में का डिस्टेंस है H, तो OC को हम H से रिप्लेस कर सकते हैं।
तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, OC इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसको लिख लिया। IO इज इक्वल टू OC को लिखा मैंने H, तो ये एच स्क्वायर डीएम हो गया। डीएम तो सबको जाएगा, डीएम इसको भी जाएगा, डीएम इसको भी जाएगा और डीएम इसको भी जाएगा, सबको डीएम मिल जाएगा, समझ रहे क्या। तो ये IO इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ OC स्क्वायर डीएम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टॉइस OC CD डीएम और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ CP स्क्वायर डीएम, गॉट इट। लेकिन इसमें जो OC है ये हमारा H है, जहां पे आपको OC दिखेगा उसको हम H से रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसलिए वो H स्क्वायर डीएम हो गया। यहाँ पे OC है तो टॉइस H CD डीएम और ये CP स्क्वायर डीएम एज इट इज। यहाँ पे H कांस्टेंट है, बाहर निकल गया इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन को कांस्टेंट पसंद नहीं, किसी भी रेट ऑफ चेंज को, लिमिट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन किसी को कांस्टेंट पसंद नहीं, तो इसको बाहर निकाल दिया, ये बाहर आ गया H स्क्वायर, तो अंदर रहा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम प्लस टॉइस H कांस्टेंट बाहर निकल गया, अंदर रहा CD डीएम, ओके, एंड इंटीग्रेशन ऑफ CP स्क्वायर डीएम एज इट इज। बट मुझे पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इज व्हाट, m, छोटे मास का इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, बड़ा मास, ओके, दैट इज टोटल मास ऑफ द बॉडी। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ CD डीएम इक्वल टू 0 रहता है। यहाँ पे देखिए ये CD क्या बला है, CD देखिए हमको किसी भी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते आता है अगर उसका मास और एक्सिस से डिस्टेंस पता है। ये जो CD है ये मास और एक्सिस के बीच में का डिस्टेंस है क्या, नहीं, ये कुछ भी नहीं, ये तो हमने एडजस्टमेंट की है कंस्ट्रक्शन के लिए, जुगाड़ किया है, ठीक है, क्योंकि ये C सेंटर ऑफ मास है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि सेंटर ऑफ मास होने के कारण इंटीग्रेशन ऑफ CD डीएम 0 लेना है आपको, तो ये 0 हो जाएगा। तो आपको अब क्या मिलेगा, ये ऊपर वाला इक्वेशन, दिस विल बिकम IO इज इक्वल टू H स्क्वायर, डीएम का इंटीग्रेशन होगा m, ये तो हो गया 0 टर्म, ठीक है, टॉइस इनटू 0, और ये CP स्क्वायर डीएम IC होता है, ये हमने शुरू में ही बताया, ये यहाँ पे CP स्क्वायर डीएम इज IC, राइट, यस, तो इसको हमने लिखा IC, तो हमको टोटल क्या मिला, IC प्लस MH स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, तो इसलिए IO इज इक्वल टू व्हाट, IC प्लस MH स्क्वायर, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ rigid body about given axis is equals to the sum of moment of inertia about parallel axis passing through its center of mass and product of mass of the body and square of distance between two parallel axis. Got it? तो इसको ठीक से पढ़ना, इसको देख के आप सारा स्टेटमेंट लिख सकते हो। एक बार फिर से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस, या वो गिवन एक्सिस है, इज इक्वल टू द सम, यानी कि एडिशन, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये दोनों एक्सिस एक में को पैरेलल थे, एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। गॉट इट? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो ये नंबर ऑफ टाइम पूछा गया एग्जाम में, 2-3 बार से ज्यादा पूछा गया है। आईएमपी क्वेश्चन है, ज्यादातर परपेंडिकुलर नहीं तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम इसको कवर करेंगे। अगर आपको ये समझ में आएगा तो आप परपेंडिकुलर भी बड़े आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट, कोनिकल पेंडुलम। ये भी कोनिकल पेंडुलम का पीरियड बहुत बार पूछा गया है, दैट इज व्हाट डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो देखिए कोनिकल पेंडुलम क्या होता है। सिंपल पेंडुलम तो सबको पता होगा, सिंपल पेंडुलम में ये बॉब है, ये स्ट्रिंग है जिससे वो लटका हुआ है, और ये रिजिड सपोर्ट है ऊपर का, रिजिड सपोर्ट। सिंपल पेंडुलम में ये पेंडुलम, ये जो बॉब है ये ऑसिलेट करता है। लेकिन अगर इसी सिंपल पेंडुलम को मैं ऐसे सर्कल में घुमाऊं, समझ रहे हो क्या, और ऐसे कोन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म, तो इसको हम बोलेंगे कोनिकल पेंडुलम। मतलब सिंपल पेंडुलम ही, बट ये देखिए इस तरीके से, ये रिजिड सपोर्ट है, मतलब कि वो फ्लक्चुएट नहीं होगा, फिक्स है। ये स्ट्रिंग है, ये लाइट वेट या वेटलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होती है। जब वेटलेस और इनएक्सटेंसिबल शब्द यूज करो तो इसको आइडियल सिंपल पेंडुलम भी, आइडियल पेंडुलम भी बोला जाता है। ये सर्कल में घुमाएंगे आप इसको, किसमें घुमाएंगे, सर्कल में ऐसे, और इस सर्कल का सेंटर कहीं यहां पे है, ठीक है। ये इतनी जो है ये हाइट है उस कोनिकल पेंडुलम की। हाइट में और लेंथ में फर्क है, लेंथ ऑफ कोनिकल पेंडुलम अलग, जितना जोर से घूमेगा उतना ऊपर जाएगा तो हाइट कम होती जाएगी। और ये देखिए कोन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, ये कुछ एंगल बनाया उस स्ट्रिंग ने वर्टिकल के साथ में, और ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। इस बॉब का कुछ मास है m, समझ पा रहे हो, और जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल की कुछ रेडियस है। तो ऐसा कोन लाइक स्ट्रक्चर जब फॉर्म होगा, व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम मेक्स सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन दैट पेंडुलम इज कॉल्ड एज कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम, a small heavy sphere that is called as bob suspended by lightweight and inextensible, मैं weightless नहीं कह रहा हूं, मैं lightweight शब्द यूज किया है, बहुत कम weight, and inextensible string from a rigid support and revolving in a horizontal circle with uniform speed is called as conical pendulum। या simple pendulum
which is making a uniform circular motion like this, that is called as conical pendulum. लेकिन इसके लिए क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कोनिकल पेंडुलम के पीरियड के लिए, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम. अब भाई पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा. अगर तेरे को ओमेगा मिल जाए तो पीरियड मिल जाएगा. तो पहले हम ओमेगा निकालेंगे, और ओमेगा निकालने के क्या प्रोसेस फॉलो करते देखते हैं. ओमेगा निकालने हम सिंपल प्रोसेस फॉलो करेंगे. मुझे पता है किसी भी इंस्टेंट पे इस बॉब पे, जिस बॉब का मास यम है, इस बॉब पर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं. तो एक तो इस रस्सी के अंदर टेंशन है टी डैश इसलिए क्योंकि टी कैपिटल टी सिंबल मैंने पीरियड के लिए है, तो टेंशन के लिए टी डैश लेता हूं. दैट एक्ट्स टुवर्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इधर काम करता है. और इसका वेट दैट mg एक्ट्स टुवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, और ये एंगल थीटा है. अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं टेंशन टी डैश को दो कंपाउंड में रिजॉल्व करता हूँ. ये एंगल थीटा हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, तो ये हो जाएगा टी डैश कॉस थीटा, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा टी डैश साइन थीटा. और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि टी डैश कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है. टी डैश कॉस थीटा को दिख रहा है क्या? टी डैश कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है वेट mg, या वेट mg को बैलेंस कर रहा है टी डैश कॉस थीटा. एंड सर्कुलर मोशन के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? टी डैश साइन थीटा. तो टी डैश साइन थीटा प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फॉर्मूले, एक mv स्क्वायर अपॉन r, एक mr ओमेगा स्क्वायर. तो मैं यहाँ पे कौन सा यूज करूंगा? mr ओमेगा स्क्वायर. क्यों? क्योंकि मुझे पीरियड तक पहुंचना है तो मुझे ओमेगा चाहिए, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा यम आर ओमेगा स्क्वायर. बस ये दो इक्वेशन आपके पास आ जाएंगे, इनका रेशो ले लीजिए और फिर आपको ओमेगा मिलेगा. फिर ओमेगा टी के फॉर्मूला पुट कर दीजिए, आपको पीरियड मिल जाएगा. ठीक है, पीरियड आप लेंथ के फॉर्म में भी निकाल सकते हो, आर के फॉर्म में भी निकाल सकते हो. शुरू करते हैं. कंसीडर अ बॉब रिवॉल्विंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल अराउंड द वर्टिकल एक्सिस. दिस इज द वर्टिकल एक्सिस. This is the bob having some mass, and that bob is moving in a circle like this. R be the radius of that circle, T dash be the tension in that string, theta is the angle made by the string with the vertical, H be the height, S be the rigid support, right? M mass L length of the pendulum. Length of the pendulum point of suspension से लेकर बॉब के सेंटर तक होता है. अब ये पॉइंट मास है तो हम डायरेक्टली L ले लेंगे उसको, लेकिन कभी कभी उस बॉब की रेडियस अगर न्यूमेरिकल में दी है तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के साथ में रेडियस भी आपको ऐड करनी पड़ेगी. तो अभी फिलहाल मास M, लेंथ L. आगे थीटा एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विथ वर्टिकल, एच हाइट ऑफ द कोनिकल पेंडुलम, हाइट बताई मैंने आपको क्या होती है, टी डैश टेंशन इन द स्ट्रिंग. आगे एट एनी पोजीशन P, जैसे ये पोजीशन P ले लेते हैं हम, ये P पोजीशन है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब आर, तो एक टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में. टेंशन को रिजॉल्व कर देंगे, वही किया है. एट एनी पोजीशन P द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब आर, पहला इट्स वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड and tension T dash in the string acting along the length of string toward the point of suspension. उधर along the string toward the, जहां पे बांध के रखा है उसको, उधर एक्ट कर रहा है. Now tension T dash can be resolved into two mutually perpendicular component. Out of them, the one vertical component is T dash cos theta and horizontal component is T dash sin theta. ये देखिए vertical component T dash cos theta and horizontal component T dash sin theta. क्योंकि जिधर से होता है थीटा उधर से हम लेते हैं cos वाला component, right? Now the vertical component of T dash cos theta balances weight of the bob. तो T dash cos theta mg को बैलेंस कर रहा है. इक्वेशन आपके समझ में आया होगा. एंड जो T dash sin theta है वो प्रोवाइड कर रहा है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. तो इसलिए दो इक्वेशन मेरे पास आ गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. डिवाइड करते हैं दोनों को. T dash sin theta अपॉन T dash cos theta इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर अपॉन mg. यहाँ पे T dash गेट कैंसिल, तो sin theta अपॉन cos theta बन गया tan theta. mm गेट कैंसिल, तो ये हो गया r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g. यहाँ से ओमेगा स्क्वायर को यहीं पे रखता हूँ, g को उधर लेकर जाता हूँ, r को डिवाइड में लेकर जाता हूँ, तो ओमेगा स्क्वायर मिलेगा g tan theta अपॉन r. और हमको यहां से ओमेगा क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ g tan थीटा अपॉन r, क्योंकि हमको ओमेगा चाहिए था. अब एक बार आपको ओमेगा मिल गया फिर आपको पीरियड मिल जाएगा, बिकॉज पीरियड t इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय ओमेगा. सो t इज इक्वल टू 2 पाई और ओमेगा की वैल्यू होती है g tan थीटा अपॉन r. तो ये डिवाइड के डिवाइड में है तो ये उल्टा हो जाएगा. दिस इज t इज इक्वल टू 2 पाई और ये पूरा का पूरा रूट जो है ऊपर आ जाएगा और डिवाइड वाले टर्म ऊपर, r अपॉन g tan थीटा. इक्वेशन नंबर 4. ये हो गया पीरियड आपके पास इन टर्म्स ऑफ r मतलब. बट आगे सॉल्व करते हैं इसको, आगे सॉल्व करते हैं. बट फ्रॉम ट्राइंगल SOP, ट्राइंगल देखिए ऐसा है ट्राइंगल आपका, ये यहाँ पे बॉब था, ये S है, ये O है, ये P है, ये रेडियस है क्योंकि ये सर्कल है आपका ऐसे, ठीक है, ये हाइट है, ये लेंथ है. तो फ्रॉम ट्राइंगल SOP ये एंगल थीटा है. SOP साइन थीटा क्या आएगा, R अपॉन L. अरे साइन थीटा क्या आएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, R अपॉन L. तो R इज इक्वल टू क्या होगा, L साइन थीटा. तो जो आपका पीरियड का फॉर्मूला था दैट इज T इज इक्वल टू 2 पाई R अपॉन जी tan थीटा. तो इस R के जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, R के जगह पर L साइन थीटा पुट कर सकता हूँ. तो रूट में जो आप पे R था वहां पे L साइन थीटा आ गया.
तो यल साइन थीटा अपॉन जी टैन थीटा। यहाँ पे टैन थीटा को मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि आप इस टैन के अंदर जो साइन है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो दैट साइन साइन गेट कैंसिल, ये जो कॉस थीटा डिवाइड में ऊपर आ जाएगा, दैट टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इन टर्म्स ऑफ लेंथ, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। आई होप समझ पा रहे हो। अगले इसमें यहाँ पे ये लेंथ के फॉर्म में, आप इसको रेडियस के फॉर्म में भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब रेडियस के फॉर्म में एडजस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जिसको आप आपके जो नोट्स है उसमें देख सकते हो 29 स्टेप, ठीक है, कर लोगे ना। लेकिन पीरियड तक आपने निकाला लेंथ के फॉर्म में तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत है क्या। अगर आप यहाँ पे अब और टर्म निकाल दो, जैसे आपने साइन थीटा लगा दिया, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी आपने साइन थीटा नहीं लगाया, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, अपोजिट नहीं, कॉस थीटा लगाएंगे, साइन यूज किया, कॉस थीटा इज इक्वल हो जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट होगा h, हाइपोटेनस हो जाएगा l, तो यहां से मुझे मिलेगा h इज इक्वल टू l cos थीटा। अब जहां पे आपको l cos थीटा दिख रहा है वहां पे h पुट कर दीजिए, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l cos थीटा की जगह पर h आएगा और ये हो जाएगा g, तो 2 पाई इज इक्वल टू अंडर रूट h अपॉन g। दिस इज द पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इन टर्म्स ऑफ हाइट। तो पहला जो क्वेश्चन था वो था पैरेलैक्स थ्योरम का, दूसरा जो क्वेश्चन था वो था कोनिकल पेंडुलम का, कोनिकल पेंडुलम के पीरियड के लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया, और पैरेलैक्स थ्योरम हम लोगों ने स्टेटमेंट और प्रूफ देखा उसका, ठीक है। अब इस लेक्चर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं। आई होप कि आप सभी को सुनाई दे रहा है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप जितने भी लोग लाइव हैं सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है, और वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपको वो भी कमेंट में बताया करें। देन इसकी पीडीएफ, ये जो सारी की सारी पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल पे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने, और आपके और भी जो दोस्त है उनके साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए। इतने क्वेश्चन मिनिमम आप इस चैप्टर पे, इनफैक्ट जितने भी रिवीजन में मैं चैप्टर कवर करने वाला हूँ, एटलीस्ट इतने क्वेश्चन कर लीजिए, डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको फायदा होगा उसका, ठीक है बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, और बड़ा डेरिवेशन है ये, कॉन्सेप्ट इसका बड़ा सिंपल है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द सर्कुलर मोशन, बैंकिंग ऑफ रोड आपने पढ़ा होगा कि व्हेन व्हीकल मूव्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, द मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ दैट व्हीकल इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। But when the speed of that vehicle is beyond this limit, that vehicle may be thrown off through the road और उसका एक्सीडेंट हो सकता है। So prevent the vehicle to thrown off from the road, we have to increase mu और r और g। बट ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप म्यू को बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा तो वेयरिंग एंड टेयरिंग होगी टायर्स की, और वो रेनी सीजन में भी हमको मतलब रिलायबल नहीं है। So that's why the best way to prevent the vehicle from the thrown off or prevent the vehicle from the accident is to make the road surface inclined. That concept, that construction of road is called as banking of road, right? और banking of road से जब कोई vehicle move होती है तो उसकी maximum safety, उसके minimum safety speed का भी expression है। दो स्टेप में आपको आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम maximum safety speed वाला पूछा जाता है, तो वो किस तरीके से है वो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। So when vehicle move along the bank curve road, what is its maximum safety speed limit? उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए उस सीन को हम देख रहे हैं। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे होगा, एक व्हीकल कंसीडर करेंगे जो बैंक रोड से जा रही है, किसी इंस्टेंट पे उस पर लगने वाले फोर्सेस जो कि नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, उसका वेट, ये दो तीन फोर्सेस है, उसमें के इंक्लाइन फोर्स रिजॉल्व करेंगे, उनको कंपोनेंट के फॉर्म में तोड़ेंगे, और फिर देखेंगे कि वेट को कौन बैलेंस कर रहा है और नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है। फिर इक्वेशंस बनेंगे और इस इक्वेशन का रेशियो लेंगे, और फिर धीरे धीरे हमको क्या मिल जाएगा, दैट इज मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड उस व्हीकल की, ठीक है। शुरू में सॉरी, कंसीडर अ व्हीकल व्हिच इज मूविंग अलोंग द बैंक कर्व रोड। बैंक कर्व रोड सबको पता है कैसे होता है, ये रोड सरफेस से इंक्लाइन करके रखा हुआ है, ये उसका एलिवेशन है, हाइट, ये एंगल ऑफ बैंकिंग है, ये विड्थ ऑफ द रोड होती है, और हमारी व्हीकल ऐसे जा रही है, इंक्लाइन है, तो उसकी नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसे होगी। फ्रिक्शनल फोर्स जो टायर्स पे लग रहा है, दो ऑप्शन है फ्रिक्शनल फोर्स, एक इधर लग सकता है, और जब मिनिमम स्पीड की बात हो तो व्हीकल स्लाइड होगी, कम स्पीड होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर भी लग सकता है। तो जब आपको मिनिमम सेफ्टी स्पीड निकालनी है तो आप फ्रिक्शनल फोर्स को इधर निकालेगा और फिर रिजॉल्व कीजिएगा, मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो अब हम मैक्सिमम निकाल रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर काम करेगा और एक वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg काम करेगा, ऐसे तीन फोर्सेस है, ठीक है। शुरू करते हैं। कंसीडर व्हीकल मूविंग अलोंग द बैंक कर्व रोड, m be the mass, v be the velocity, r maximum with 50 speed, r be the radius and theta be the angle of banking। ये है वो डायग्राम, ये व्हीकल है, इसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, इस पर लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन ये n है, फ्रिक्शनल फोर्स टायर और रोड सरफेस के बीच में इधर लग रहा है। इस पूरे डायग्राम की एफबीडी मैंने यहाँ पे निकाली है, ये जो सेंटर ऑफ मास है ये वो बॉडी है। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है एक्चुअली ये टायर्स और रोड सरफेस के बीच में लग रहा है, बट वी नो दैट आप किसी भी वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो, बस ध्यान रहे कि उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए। तो मैंने इसको शिफ्ट कर दिया इस पॉइंट तक, तो ये ऐसे आ जाएगा एफबीडी में, राइट। तो एक नॉर्मल रिएक्शन है मेरे पास, एक फ्रिक्शनल फोर्स है और एक वेट mg है, ये तीन फोर्स है।
बट इसमें जो नॉर्मल रिएक्शन दिख रही है आपको ये, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स दिख रहा है, इन दोनों को हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व करेंगे ऐसे, तो ये बन जाएगा एन कॉस थीटा और एक एन साइन थीटा। उसी तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स को भी रिजॉल्व करेंगे, एक आपका एफ साइन थीटा और ये एफ कॉस थीटा। क्यों रिजॉल्व किया, ऐसे क्यों दिए, तो यहां से ये थीटा है, तो ये जो लाइन पैरेलल होगी इस हॉरिजॉन्टल को, इसके साथ भी एंगल थीटा होगा, जिधर थीटा उधर वाला कंपोनेंट कॉस होगा। तो यफ का थीटा कौन है, ये, तो यफ का कॉस ये होगा, साइन ये। नॉर्मल डायरेक्शन का थीटा ये होगा, समझ रहे क्या। ज्योमेट्री अप्लाई करोगे तो आपको देख सो ना, इस लाइन को, ओरिजिनल लाइन को वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर है, जब मैंने सरफेस को इंक्लाइन कर दिया तो ये नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे इंक्लाइन हो गई। तो अगर इन दोनों लाइन के बीच में एंगल थीटा है तो इस ऊपर वाले दोनों के बीच में एंगल भी थीटा होगा। तो अगर ये थीटा है तो नॉर्मल डायरेक्शन का ये कंपोनेंट कॉस रहेगा। तो इस तरीके से एफबीडी बनेगी। थोड़ा गौर से अगर देखोगे तो आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। डायग्राम अच्छे से बनाना है, बाजू में उसकी एफबीडी भी आपको बनानी पड़ेगी, एफबीडी बनानी ही है, ठीक है। अब एफबीडी से मेरे ध्यान में आता है कि यार ये n cos थीटा जो है इन दो लोगों को बैलेंस कर रहा है। मतलब मैं लिख सकता हूं कि यार n cos थीटा ये क्या है, इन दोनों की सम को बैलेंस कर रहा है, दैट इज f cos थीटा प्लस mg, राइट। तो यहां से मुझे mg मिलेगा, mg इज इक्वल्स टू, यहां पे ये माइनस में चला जाएगा, n cos थीटा माइनस f cos थीटा, सॉरी f साइन चाहिए, ये समझ गए क्या, n cos थीटा f साइन चाहिए, ये f साइन चाहिए, ठीक है। ये इक्वेशन 1 मिल गया। और ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, यही तो वो फोर्स है जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv² अपॉन r, और कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है, n sin थीटा और f cos थीटा। तो n sin थीटा प्लस f cos थीटा, ये दो इक्वेशन आपके पास बन जाएंगे, ठीक है। और दोनों को डिवाइड करेंगे, आप फाइनल फॉर्मूला तक पहुंच जाओगे। आर यू गेटिंग और नॉट? Okay, so a vehicle is moving on a bank or road, forces acting on it are, पहला its weight mg acting vertically downward, जो मैंने दिखाया डायग्राम में, normal reaction n, that is always acting perpendicular to the road surface, and frictional force, that is F is equals to mu m, this acts along the surface of the road between tires of the vehicle and the road surface, right? Now normal reaction and frictional force दोनों को रिसॉल्व करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन n कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, n cos थीटा n sin थीटा। n cos थीटा वर्टिकल है, n sin थीटा हॉरिजॉन्टल है, डायग्राम में देख लेना। फ्रिक्शनल फोर्स को भी रिजॉल्व करेंगे, f cos थीटा f sin थीटा। f cos थीटा आपका जो है हॉरिजॉन्टल है और n sin थीटा f sin थीटा जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। डायग्राम समझ में आएगा। अब बैलेंसिंग, the component n cos theta of normal direction balances the weight mg of the vehicle and component f sin theta। आपने ये थ्योरी, ऐसी जो एक्स्ट्रा थ्योरी है जो आपको समझी हुई है वो बताने की जरूरत नहीं, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखिए। आप डायरेक्टली डायग्राम से इक्वेशन फॉर्म किए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। डायग्राम अच्छी है, डायग्राम से इक्वेशन तैयार कीजिए। मैथमेटिकल पोर्शन से भी आप डेरिवेशन डिराइव कर सकते हैं। हर जगह पर थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं, मतलब ये सेंटेंस लिखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर बताओगे तो अच्छी बात है, नहीं बताओगे तो गलत होगा, ऐसी बात नहीं, ठीक है। तो आप थ्योरी बहुत ज्यादा अगर आपको लग रही है कंटेंट, तो आप थोड़ा सा उसमें मैंने रिड्यूस कर सकते हो, ओके, बट पॉइंट वाइज जाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट n cos थीटा जो है, n cos थीटा ये mg प्लस f sin थीटा होगा, तो यहां से मुझे mg मिलेगा n cos थीटा माइनस f sin थीटा। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है n sin थीटा और f cos थीटा, ये सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये दोनों इज इक्वल टू रहेगा mv² अपॉन r। कुछ समझ रहे हो कि नहीं? अरे समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, कमेंट करके बताइए समझ रहे कि नहीं समझ रहे। सब लोग कमेंट करो प्लीज, ओके। अब ये इक्वेट किया, अब ये हमको इक्वेशन मिला सेकंड, ये हमको इक्वेशन मिला इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब दोनों को डिवाइड करते, इक्वेशन 2/1 किया मैंने यहाँ पे, तो mv² अपॉन r अपॉन mg इक्वल्स टू इस mv² के सामने जो था n sin थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस f sin थीटा, ये ऊपर वाले इक्वेशन से, ये दो इक्वेशन से हम ये रेशियो लिखे। यहां से mm कैंसिल हो गया तो बचा v² अपॉन rg, ये r डिवाइड में आ गया और ये एज इट इज रखा मैंने, ठीक है। अगले स्टेप में थोड़ी सी एडजस्टमेंट है, और क्या करना है आपको, ये जो चीज है ना यहाँ पे, ये डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह पर आपको n cos थीटा से डिवाइड करना है। तो n cos थीटा से डिवाइड किया तो इंडिविजुअली जाएगा n cos थीटा सबके नीचे डाल दिया। अब जो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल किया, तो यहाँ पे देखो n कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे ये cos थीटा कैंसिल, यहाँ पे n cos थीटा कैंसिल, और यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज tan थीटा, यहाँ पे रहेगा f अपॉन n, ये हो गया 1 माइनस f अपॉन n इंटू sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा। बट वी नो दैट f इज इक्वल टू म्यू n, तो म्यू इज इक्वल टू f अपॉन n, तो जहाँ पे f अपॉन n दिखेगा उसको म्यू लिखो। तो यहाँ पे f अपॉन n है, यहाँ पे f अपॉन n है, उसको मैं म्यू लिखूंगा। तो v² अपॉन rg इज इक्वल टू tan थीटा प्लस u प्लस म्यू 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो यहाँ से v² अकेला रखो, rg को उधर लेकर जाओ तो मुझे ये स्टेप मिल जाएगी, और मुझे यहाँ से मिलेगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
आर जी इन ब्रैकेट म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। क्लियर है क्या? और ये जो एक्सप्रेशन आपको मिला है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ व्हीकल विच इज मूविंग अलोंग द बैंक रोड। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये, प्रिपेयर कर लेना इसको, ठीक है। लेकिन अब देखो, ये तो तब है जब फ्रिक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं। अगर रोड बहुत स्मूथ है, फ्रिक्शन ऑलमोस्ट जीरो है, तो म्यू की वैल्यू जीरो पुट करनी पड़ेगी। उसको बोलते हैं ऑप्टिमम सेफ्टी स्पीड, मतलब कि टायर की वेरिंग कुछ नहीं, वेरिंग एंड टेयरिंग नहीं हो रही है, म्यू जीरो है। So in bank road surface is perfectly smooth, then mu is equal to 0 क्योंकि फ्रिक्शन जीरो है। So जब फ्रिक्शन absent रहेगा तब हम म्यू को जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, गेटिंग और नॉट? ये जीरो जीरो हो जाएंगे तो आपको आरजी tan थीटा इतना बचेगा, बाकी तो ये है। तो दिस इज, ये ऑप्टिमम सेफ्टी स्पीड है, मैक्सिमम ना बोलो इसको, दिस इज ऑप्टिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ व्हीकल मूविंग अलोंग द बैंक और रोड। क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास ये ऑप्टिमल सेफ्टी स्पीड ये है, दैट इज v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। ये क्यों निकाला? क्योंकि हमको अगर एंगल ऑफ बैंकिंग का एक्सप्रेशन पूछा जाए तो हम इससे निकाल सकते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये v स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट चला जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन आर जी, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन आर जी। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि डिफाइन एंगल ऑफ बैंकिंग एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट, तो एंगल ऑफ बैंकिंग का भी यही एक्सप्रेशन है। मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ व्हीकल मूविंग अलोंग द बैंक और रोड, यही एक्सप्रेशन है। मिनिमम सेफ्टी स्पीड अगर निकालनी हो तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स जो आपने नीचे लिया था वो ऊपर लेना है, उसके हिसाब से उसको रिजॉल्व करना है। आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वो फार्मूला, लेकिन मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड के लिए पूछा जाएगा आपको, ठीक है। और एंगल ऑफ बैंकिंग मैंने बताया अभी, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कौन से फैक्टर पे एंगल ऑफ बैंकिंग डिपेंड करता है, तो उसके फार्मूला में जो भी क्वांटिटीज आएंगी उस पर डिपेंड करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रिवीजन बैच का रोटेशनल डायनामिक्स सेशन कंप्लीट किया है। इसके बाद में मैं नेक्स्ट चैप्टर लेने वाला हूं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो जितने भी आप तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। इस चैप्टर बड़ा था इसलिए मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, लेकिन आगे की मैं कोशिश करूंगा कि 2 पार्ट में डिवाइड हो, और अगर 3 पार्ट में होता भी है तो मैं बीच में एक वीडियो आपको डाल दूंगा, मतलब कि आपको 28 फेब तक के ऑलमोस्ट सारा सिलेबस फिजिक्स का यहाँ पे रिवाइज होने वाला है और रिवाइज कर दूंगा मैं। तो आप पैरेलली मेरे साथ प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है, और अच्छे तरीके से आपका स्कोर उससे बूस्ट होगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास में यहीं पे रुकते हैं, आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट ऑल।